हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। अब तक के हम 7 एक्ट पढ़ा चुके हैं। आज मेरा इस वीडियो का जो हमारा एडीपीओ की जो क्लास है उसका 8वां वीडियो होगा, 8वां एक्ट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे और आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी। और एग्जाम से पहले हम कोशिश करते हैं कि सारे ही एक्टों को और सारी जो सिलेबस से कंप्लीट करने की। आइए देखते हैं उस हम 8वें एक्ट को। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसका क्रमांक 49 है। आइए, सब एक्टों की तरह इस एक्ट को भी राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, कब से लागू किया गया, किस उद्देश्य से लाया गया, ठीक है। और इसमें भी हाल ही में पिछले साल 2 साल पहले इसमें संशोधन किया गया। तो संशोधन अधिनियम 2018 क्रमांक 16 सन 2018 को इसे लागू किया गया। आइए दोनों की हम बात करते हैं। जो संशोधन हुआ महत्वपूर्ण संशोधन दोस्तों, क्योंकि जो करंट मान लीजिए अब तक कोई एग्जाम नहीं हुई है, तो इस करंट संशोधन जो 18 का है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे भी राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली और कौन कौन सी धाराएं और अध्याय में जोड़े गए, ठीक है, वो समझते हैं। दोस्तों, इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति है वो 9 सितंबर 1988 को मिली। 9 सितंबर 1988 को इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, बनकर तैयार हो गया और इसे 12 सितंबर 1988 को लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। अब जम्मू कश्मीर जो शब्द है उसका लोप कर दिया गया 31 अक्टूबर 19 के बाद, ठीक है। तो ये एक्ट जो है अब संपूर्ण भारत पर लागू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारत गणराज्य की हम बात करें दोस्तों, तो 39 वर्ष इसे अधिनियमित किया गया संसद द्वारा। भारत गणराज्य के 39 वर्ष 39 वर्ष इसे अधिनियमित किया गया संसद द्वारा, ठीक है। तो ये 3 हमारे 12, 9 और 39 ये हमारे 3 पॉइंट आपने, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप, या आपके पास डायरेक्ट हो तो उस पर अंडरलाइन करिए, हमने समझा। आइए आगे हम बात करें इस अध्याय कुल कितने हैं दोस्तों। तो कुल इसमें अध्याय की संख्या है, हम बात करें तो अध्याय 5 है, कुल धाराएं 31 है। और संशोधन होने के बाद 2018 का संशोधन होने के बाद में 4A जोड़ी गई अध्याय और धारा 7A, 17A एवं 18A जोड़ा गया, ठीक है। तो मूल रूप से देखा जाए तो अध्याय 5 ही है और ये 4A जोड़ा गया है। तो ये वो पूछा जाए कि संशोधन के बाद कितने अध्याय हैं, 5 + 1, तो हो सकता है वो 6 माना जाए, लेकिन मूल रूप से अध्याय भी 5 ही है। धाराएं 31 ही है, तो जोड़ी गई है वो अलग है, ठीक है। और मूल रूप से 31 है और फिर वो पूछा जाए तो वो हम समझेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो इस पे जो निगरानी है वो किसके द्वारा रखी जाती है। तो 1963 में एक केंद्रीय संस्थान समिति बनी दोस्तों, उसकी सिफारिश पर एक गठित की गई थी CBI 1963 में, और 1964 में CVC केंद्रीय सत्यता आयोग। और उसके बाद ये काफी इतने महत्वपूर्ण, मतलब इतनी अच्छी भूमिका नहीं रही शायद, या नहीं माना गया। तो जो गंभीर रूप है या इसका एक अच्छा देखा जाएगा तो जो है लोकपाल 2013 में लोकपाल आयोग का गठन किया गया, ठीक है। जो तीनों समिति है तो ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की जांच होती है, ठीक है। 1972 को केंद्रीय संस्थान समिति गठित की गई थी, ठीक है। इसकी सिफारिश पर कुछ गठित हुआ था। अब आइए दोस्तों हम बात करें कि इसका जो उद्देश्य है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का, वो क्या है। तो भ्रष्टाचार निवारण संबंधित विधियों का समेकन, उनको लेकर और संशोधन करने तथा संबंधित विषयों के लिए अधिनियम को लाया गया, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। कब लाया गया? 1988 में लाया गया, ठीक है। और आइए अब हम बात करते हैं संशोधन 2019 की। तो दोस्तों, संशोधन 2019 का जो है उसमें 19 जुलाई को इसे राज्यसभा में पास किया गया, 19 और 24 जुलाई को इसे लोकसभा में। और राष्ट्रपति की इस एक्ट को अनुमति मिली 18 संशोधन को, दोस्तों मिली 26 जुलाई को। 26 जुलाई को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, इसको क्या 18 के संशोधन को, ठीक है। और इसे फिर लागू कर दिया गया, ठीक है। 19 जुलाई को राज्यसभा, 24 जुलाई को लोकसभा और राष्ट्रपति की अनुमति मिली तो 26 जुलाई को, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान रखना ही करंट का मामला है। और इसमें जो अध्याय 4 है और धाराएं 7, 17, 18 जोड़ेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात का। अब हम समझेंगे अध्याय धारा पढ़ेंगे तो आपको पता तो चले, लेकिन अब ध्यान रखना कि क्या क्या जोड़ा गया। आइए इसके अध्याय 1 जो बात करता है वाल्मीकि के बारे में दोस्तों, इसमें कुल 2 धाराएं हैं, धारा 1 और 2। अध्याय 2 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। अध्याय 2 में धाराओं में होगी 3 से 6 में बताया गया है, ठीक है। अध्याय 3 जो बात करता है अपराध और शास्तियां, पेनल्टी के बारे में, क्या वो अपराध होंगे, उसकी क्या पेनल्टी होगी, धारा 17 से और 7 से 16 में देखेंगे। इसके बाद अध्याय 4 इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण, कौन अन्वेषण करेगा, ठीक है। तो 17 से 18 में बताया गया है। 4 का जो जोड़ी गई है संपत्ति की कुर्की और समाभरण, संपत्ति का कुर्की किया जाना और उसका जब्ती किया जाना, धारा
18 का जोड़ी गई है, ठीक है, ये दोनों भी जोड़ी गई है 2018 संशोधन में, IPA ध्यान रखना। उसके बाद अध्याय 5 अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकरण उपबंध किए गए हैं धारा 19 से टोटल 31 धाराओं में। अब जिससे पहले आईपीसी के जो हमारे आईपीसी इंडियन पेनल कोड है भारत दंड संहिता, उसमें 165 से लेकर 167 तक जो प्रावधान किए गए थे भ्रष्टाचार के, अब उसमें हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 31 द्वारा उसको निश्चित कर दिया गया, ठीक है। धारा 161 से लेकर 165 को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। इसके द्वारा निश्चित किया गया तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 31 द्वारा वहां से उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अब जो परिभाषा, अब जो आईपीसी की जो सेक्शन है वो अब यहाँ पर है ना, तो अब यहाँ बता दिया गया है कि उसके द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। ये हमारे अध्याय 5 हुए। आइए धारा की शुरुआत करते हैं। धारा 1 बात करती संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पहले था लेकिन अब संपूर्ण भारत पर है और ये भारत के बाहर रह रहे व्यक्तियों पर, विदेश में, उनके ऊपर भी एक्ट लागू होगा, ठीक। धारा 1 हमारी बात करती है, तो कंप्लीट है ये। आइए धारा 2 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बात करती है परिभाषा के बारे में। दोस्तों निर्वाचन जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, धारा 2 का बात करती है क्या निर्वाचन से, तो निर्वाचन से क्या आशय है, तो निर्वाचन से अभिप्राय है संसद या किसी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण अन्य मामले, ठीक है। आप एक बार डायरेक्ट देख लीजिएगा तो इसके अंतर्गत सभी चुनाव निर्वाचन आते हैं, स्थानीय प्राधिकार, विधानमंडल का संसद सभी। उस बाद काका में बताया गया है विहित, तो विहित के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम आते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम आते हैं विहित में। और खा लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी, जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित आता है। लोक कर्तव्यों में, ठीक है, लोक कर्तव्यों में राज्य, जनता एवं समस्त समुदाय का हित आता है। और आइए धारा 2 का लोक सेवक। तो दोस्तों जो लोक सेवक की परिभाषा है काफी विस्तृत रूप में दी गई है इस एक्ट में, और आईपीसी की धारा जो 21 में दी गई है लोक सेवक की परिभाषा, उससे काफी भिन्न परिभाषा दी गई है, काफी बड़ी परिभाषा है, मैं लिख नहीं पाया, ठीक है। इसलिए आप इसे डायरेक्ट में देख लें, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है लोक सेवक के अंतर्गत। और जो परिभाषा आईपीसी की धारा 21 में दी गई है उससे ये भिन्न परिभाषा है, ठीक है, कई विस्तृत कई बड़ी परिभाषा है ये। और इसके अंतर्गत संसद है, विधायक हैं, ठीक है। तो ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करेगा तो मैं आपको सारा लोक सेवक की परिभाषा आपको लिखकर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और धारा 2 का असमक लाभ। असमक लाभ क्या होता है दोस्तों, विधिक परिश्रमिक से भिन्न, जो कानूनी आपको सैलरी मिल रही है इससे भिन्न आप सैलरी जो प्राप्त करते हैं, जो भ्रष्टाचार माना जाता है, ठीक है, उसे आसमक लाभ बोलेंगे। विधिक परिश्रम से भिन्न होता है, उसे आसमक लाभ बोलते हैं, जिसकी परिभाषा 2 में दी गई है, ठीक है। तो हमने जाना धारा 1 और धारा 2। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, फॉर्म, और धारा 2 जो परिभाषा है आपको मैंने संक्षिप्त में बता दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पर अगली धारा देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम अगली धारा। हमने देखा धारा 1 और धारा 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने देखी, ठीक है। आइए संक्षिप्त में आपको ये समझाता चलो, पूरा एक्ट को हम देखेंगे। धारा 3 जो बात करती है विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति। इस एक्ट में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है, जो बात करती है धारा 3, ठीक है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा जितने चाहे, जितने उचित समझे, वो दोनों सरकारें विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले उसकी अर्हता और एक शर्त है, वो शर्त यह है दोस्तों कि उसके लिए न्यूनतम कम से कम वहां क्या हो, सत्र न्यायाधीश हो, सहायक सत्र न्यायाधीश हो, या अपर सत्र न्यायाधीश हो, या रहा हो या रह चुका हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को ही विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगी सरकार, ठीक है। ये महत्वपूर्ण धारा है, आईएमपी धारा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि वो व्यक्ति कौन होगा जो विशेष न्यायाधीश बनने के लिए पात्र होगा। तो दोस्तों वो सत्र न्यायाधीश हो, सहायक सत्र न्यायाधीश हो, या अपर सत्र न्यायाधीश हो, या रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को सरकार क्या करेगी, विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अंडरलाइन करना आप ये पॉइंट को। और ब्रैकेट में आप लेके बैठें, जब मैं पढ़ाता हूँ ब्रैकेट लेकर बैठें, और ब्रैकेट ना हो तो फिर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलें, जो बातें महत्वपूर्ण में बताता आपको चलता हूँ, ठीक है। तो कौन व्यक्ति नियुक्त होगा, सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, ठीक है। इस व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश के रूप में राज्य सरकार या केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, और कितने करेगी, जैसे वो उचित समझे उस मामले के हिसाब से,
ठीक है। और जो हम देखा था हमारा मध्य प्रदेश राज्य विशेष न्यायालय, ठीक है, तो विशेष न्यायालय दोस्तों जो राज्य सरकार स्थापित करती है वो किसे करती है, सत्र न्यायालय, वो सत्र न्यायालय को ही राज्य सरकार विशेष न्यायालय रूप में स्थापित करती है, ठीक है। तो आइए अगले धारा देखते हैं, धारा 4 जो बात करती है विशेष न्यायाधीशों द्वारा जिनकी नियुक्ति की गई है उन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले, ठीक है। तो ऐसे मामले, ठीक है, जो उनके सुपुर्द किए जाएं या उनके पास आए तो ऐसे मामलों को विचारणीय, ऐसे मामले को देखेंगे, कौन देखेंगे, विशेष न्यायाधीश, ठीक है। तो हमें आपको सिर्फ ये धारा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इतना बता देता हूँ कि सीआरपीसी जो 1973 से 1974 का जो 2 है जो प्रावधान किए गए हैं, प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के तहत ये विशेष न्यायाधीश अपनी प्रोसीजर करेंगे, मामले का विचारणीय मामले को देखेंगे, ट्रायल, ठीक है। धारा 5 विशेष न्यायाधीशों की प्रक्रिया और शक्तियां। अब विशेष न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की सरकार द्वारा की गई है उनकी जो प्रोसीजर है और उनकी शक्तियां का जो प्रावधान है धारा 5 में की गई है, ठीक है। तो विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के जो विचारणार्थ सुपुर्द किए गए और बिना भी अपराध का संज्ञान कर सकता है, ठीक है। जो मामले सुपुर्द किए जाएंगे वो तो उसका संज्ञान तो करना ही करना है, इसके अलावा बिना भी अपराध का संज्ञान भी कर सकते हैं, ऐसे अपराध का संज्ञान भी कर सकते हैं जो उचित समझे राज्य सरकार, ऐसे मामले को भी उनके ट्रांसफर कर सकती है। तो ऐसे अपराधों का भी विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान क्या कर सकता है, ठीक है। धारा 5 हमारी हुई। आइए धारा 6 संक्षिप्तता विचारण करने की शक्ति, ठीक है। आप इस धारा को इतना ही याद रख लें, इस धारा को ही याद रख लें कि संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, ठीक है, इस एक्ट के तहत संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति धारा 6 के तहत दी गई है। बस इसमें इतना ही आप याद रखिए, धारा 6। आइए धारा 7 लोक सेवक द्वारा अपने पति कार्य के संबंध में वेद परिश्रम से भिन्न परितोषण ग्रहण करना या प्राप्त करना। जिस किसी भी लोक सेवक को इस आधार पर रखा जाता है कि उसको सरकार क्या देगी, बदले में जो परिश्रम करेगा उसके बदले में सैलरी दी जाती है, ठीक है, उसको परितोषण दिया जाता है या कुछ भी इनाम भी उसको दिया जाता है सरकार की तरफ से। यदि इसके अतिरिक्त वो भिन्न कोई कार्य करता है और किसी और से भिन्न, यह लिखा है ना, ये भिन्न परितोषण प्राप्त करना, किसी और से भिन्न सैलरी के अलावा किसी से मांग करना, है नहीं, इसे ही भ्रष्टाचार कहा जाता है, ठीक है। लोक सेवक ऐसे कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा धारा 7 के अधीन यदि कोई लोक सेवक परिश्रमिक से वेद परिश्रमिक से विधिक परिश्रमिक जो सैलरी है इसके अतिरिक्त यदि कोई आय प्राप्त करता है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वेद परिश्रम से भिन्न किसी प्रकार का परितोषण किसी व्यक्ति से प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा या कोशिश करेगा तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष तक की सजा, ठीक है। अभी 18 संशोधन के बाद जो सजा 6 माह थी उसको बढ़ाकर अब कर दी गई है 3 वर्ष तक की सजा, और 3 वर्ष से कम नहीं होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट अंडरलाइन करें वेरेक्ट में, और यह लिख रहे हैं तो नोट डाउन करें प्लीज। 3 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा ऐसे लोक सेवक को जो अपने सैलरी से अतिरिक्त सैलरी नहीं पर भ्रष्टाचार करना, ठीक है। ये हमारी धारा 7 आपको समझ में आई, कंप्लीट हुई। आइए धारा 7A जो 2018 में संशोधन करके जोड़ी गई है, किसी आश्रमक लाभ, परिभाषा बताया था आपको 2 घाव में, आश्रमक लाभ क्या होता है। आश्रमक लाभ मतलब सैलरी के अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना को प्राप्त करने के लिए सहमत होना, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए सहमत होना, अपनी सैलरी ना आश्रमक लाभ मतलब भ्रष्टाचार के मामले के अंतर्गत ऐसे लाभ को प्राप्त करना या ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए सहमत होना, धारा 7A में जोड़ी गई है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना क्या प्रावधान किए गए हैं, आश्रमक लाभ के बारे में बताया गया है 7A में, ठीक है। अब 8 ये भी महत्वपूर्ण धारा है, ये बात करती है किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। अब भैया लोक सेवक तो ठीक है वो अपराधी कब माना जाएगा जब वो लेता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करवाने के लिए, भैया कि आप लोग प्लीज मेरा कार्य कर दीजिए, किसी कार्य को करवाने के लिए कोई व्यक्ति द्वारा उसको रिश्वत दी जाती है तो रिश्वत देना भी अपराध है। धारा 8 ये प्रावधान करती है, धारा और 18 में संशोधन करके जोड़ा गया दोस्तों, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब कोई व्यक्ति रिश्वत देता है तो उसके अंतर्गत वो भी दंडी होगा, ठीक है। जिस सजा का प्रावधान किया गया है 3 वर्ष, ठीक है, मिनिमम। अब ये ध्यान रखना 6 वर्ष से हटाकर 3 वर्ष और जो हो सकेगी कहाँ तक 7 वर्ष तक हो सकेगी, ठीक है। तो आइए चलते नेक्स्ट पेज पर, अगली धारा देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट धारा पर चलते हैं, धारा 9 दोस्तों जो बात करती है, और सुनिए धारा 8 जो है, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देना वो भी अपराध माना गया है जिसकी सजा हमने बताई आपको। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विवश होकर मजबूर होकर किसी व्यक्ति
उसे रिश्वत देता है तो दोस्तों इसकी सूचना 7 दिन के अंदर देनी होती है। ठीक है, रिश्वत देने के 7 दिन के भीतर उसे सूचना देनी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं भूल गया था, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। धारा 8 में आइए धारा 9 जो बात करती किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। दोस्तों वाणिज्यिक संगठन द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है, रिश्वत दी जाती है, तो ऐसे मामले में जो सज़ा होगी वो जुर्माने से होगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, इस पर जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे संगठनों पर जो जुर्माना लगाया जाता है दोस्तों वो लगाया जाता है लाखों या करोड़ों के। ठीक है, वो संगठन पर निर्भर करता है, उसके हिसाब से यहाँ पर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, धारा 9 IMP ध्यान रखना इस बात का कि जुर्माने से दंडनीय होगा। काय से दंडनीय होगा? जुर्माने से दंडनीय होगा और जुर्माना जो हैसियत के मुताबिक हो सके वो यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, आइए धारा 10 वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। अब ठीक है, जिस वाणिज्यिक संगठन है, जिसका संगठन है, उसका भारसाधक अधिकारी को इंचार्ज चार्ज बना दिया गया है, यानी कोई प्रबंधक है, मैनेजर है जो मैनेजमेंट करता है, ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है। और दोस्तों उस व्यक्ति को ठीक है, उस भारसाधक अधिकारी, उस भारसाधक मैनेजर, जो भारसाधक जो भी हो, उसको दोस्तों मिनिमम 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, भारसाधक, ठीक है, जिससे इंचार्ज है, ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो मिनिमम 3 वर्ष और 7 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए धारा 11 देखते हैं। लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कार्यभार से संबंध से व्यक्ति से प्रतिफल के बिना धारा 10-11 जो बात कर रही है वो प्रतिफल के बिना यानी आसमक लाभ प्राप्त करता है। कोई लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक के द्वारा की गई कार्यवाही या कार्यभार से संबंध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना, ठीक है, प्रतिफल के बिना आश्रमक लाभ प्राप्त करता है। और दोस्तों ऐसे में जो है वो मिनिमम सजा जो है 6 माह से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, धारा 11 बात करती है। आइए धारा 12 देखते हैं। अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। दोस्तों दुष्प्रेरण आप जानते हैं IPC की अध्याय 5 में बताया गया दुष्प्रेरण के बारे में, यानी किसी व्यक्ति को उकसाना। ठीक है, और किसी अपराध को करने के लिए से कोई व्यक्ति उकसाता है और दोस्तों उसके लिए वही सजा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना धारा 12 जो बात करती है अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड। अपराध का दुष्प्रेरण यदि कोई कार्य करता है, दुष्प्रेरण का कोई कार्य करता है तो उसके लिए दंड दोस्तों 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आइए धारा देखते हैं, धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। कोई लोक सेवक आपराधिक औचार करता है दोस्तों तो मिनिमम सजा जो है वो 4 वर्ष से कम की नहीं होगी और जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी। धारा 13 यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, यदि कोई लोक सेवक आपराधिक औचार करता है तो मिनिमम सजा कितनी है? 4 वर्ष है और जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस बात का ध्यान रखें। अभी तक हमने 3 वर्ष देखा मिनिमम सजा इस एक्ट की जो है वो 3 वर्ष है और एक जगह हमने देखा कि बिना प्रतिफल के यहाँ कोई लोक सेवक द्वारा किया गया आश्रमक लाभ प्राप्त करने के लिए 6 माह है। ठीक है, एक यहाँ 6 माह है, बाकी 3 है और ये 4 वर्ष ध्यान रखना धारा 13 में। ठीक है, कोई लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार पर। आइए धारा 14 देखते हैं दोस्तों। अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। दोस्तों जिस व्यक्ति को एक बार सजा दे दी गई है उस व्यक्ति द्वारा दोबारा अपराध किया जाना, उस लोक सेवक द्वारा या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके द्वारा अभ्यासिक का मतलब होता है पश्चातवर्ती दोष। तो ऐसा अपराधी के लिए दंड का जो प्रावधान है दोस्तों वो मिनिमम 5 वर्ष तक का हो सकेगा। ध्यान रखना, जो पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए मिनिमम 5 वर्ष तक की सजा है और जो 10 वर्ष तक हो सकेगी। मिनिमम 5 वर्ष तक और अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। दोस्तों अपराध अभ्यासिक या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि धारा 14 बात करती है, IMP धारा है, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम सजा है पश्चातवर्ती पर वो 5 वर्ष है। ठीक, इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर 3, कहाँ पर 6, कहाँ पर 4 और कहाँ पर 5 मिनिमम सजा का प्रावधान किया गया है। आइए धारा नेक्स्ट 15 देखते हैं। प्रयत्न के लिए दंड। दोस्तों जो कोई धारा 13 की उपधारा 1 के खंड, धारा 13 की है और की उपधारा 1 के खंड के कार्य में विनिष्ट कोई अपराध जो विनिश्चित किया गया है धारा 13 के खंड का में प्रावधान किए गए, उपबंध किए गए हैं, उसका कोई उल्लंघन करता है दोस्तों तो उसको जो सजा है वो 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक हो सकेगी। 2 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी।
ठीक है। और धारा 16 देखते हैं, जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी गई जाने वाली बातें, ठीक है। तो जुर्माना नियत करने के लिए करेगी सर जब कोई विशेष न्यायालय दोस्तों, तो उस पर जो बातें हैं उस पर ध्यान रखी जाएगी और उसके हिसाब से भी जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट धारा पर। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आइए नेक्स्ट धारा पर चलते हैं।